मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है उमरिया। उमरिया के जिले से ठीक 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। उस गांव के रहने वाले नीरज, जिनकी उम्र 45 साल, पेशा इनका ट्रक ड्राइवर का। सिगरेट, गुटखा, खैनी, शराब, ऐसी कोई भी इनके अंदर अवगुण नहीं थी या कमियां नहीं था जो ये करते नहीं थे। बस किसी तरीके से अपना परिवार चलाते थे। परिवार में कोई नहीं था। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम नालंदा था, इसकी भी उम्र 40 साल थी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम बेदा था, इसकी उम्र 17 साल थी। बेटी के बाद नीरज को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। नीरज कहीं ना कहीं इसके भी चिंता में दिन में भी शराब पी लिया करता था। वैसे भी ट्रक ड्राइवर खासकर ड्रिंक करने के नाम पे तो मशहूर हुआ ही करते हैं। तो नीरज 5 दिन 10-10 दिन पे घर पे आया जाया करता था। तो घर पे जब भी आता 1-2 दिन रुकता, उसके बाद फिर निकल जाता, फिर 8-10 दिन के बाद आता। तो इसी तरीके से उसका सब कुछ चल रहा था। जो पत्नी नालंदा थी, पत्नी नालंदा इस बात को इग्नोर करना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था रोज तो है नहीं मेरे पास, कहीं 8-10 दिन में आते हैं घर पे, तो क्यों कर कच करना, 2 वक्त की रोटी खिलाना, 2 वक्त की रोटी खिलाने के बाद इनको भाई भेज देना। इसीलिए ज्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं चलता था घर में, माहौल एकदम शांत रहा करता था। एक दिन ये होता है कि नीरज 6 बजे के टाइम शाम को आ जाते हैं और अपने पत्नी नालंदा से कहते हैं, ऐसा है आज घर पे कुछ 1-2 लोग आने वाले हैं, मछली या चिकन बनाओ, और जरूरी है चूंकि 1-2 मित्र हमारे हैं उनको मैं बुलाया हूं, तो मना मत करना, तुमको बनाना है, क्योंकि तुम खाना बनाने में बहुत कितराती हो। नालंदा ने कहा कोई बात नहीं, आप जब बुला ही लिए हैं तो हालांकि मैं क्यों मना करूंगी, आप बुला लो। नीरज बड़े खुशी से कि चलो पत्नी आज उसकी बात मान ली, पत्नी ने कुछ कहा नहीं। नीरज जाता है, घर से मोटरसाइकिल उठाता है, उसके बाद नजदीक में बाजार होता है, बाजार में जाता है, वहां मछली ढूंढता है, लेकिन मछली उसको नहीं मिलती। अब बड़ा परेशान होता है, फिर अपने दोस्त के पास सीधा फोन लगाता है और कहता है मछली तो नहीं मिल रही यार, तुम मछली खाने के लिए कह रहे थे। उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, अगर मछली नहीं मिल रही है तो चिकन या मटन बनाओ। नीरज ने कहा कोई बात नहीं, 2 लोग तुम हो और मैं हूं, और हो सकता है मेरे घर अगर मेरी बेटी या मेरी पत्नी खा लेती है तो कोई बात नहीं, मैं 1 किलो मटन ले लेता हूं। 1 किलो मटन लेकर के नीरज तकरीबन रात में 8 बजे पहुंचता है घर पे। क्योंकि मटन लेने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ उसी बाजार में मिल करके, उनको बुला करके अच्छे से पहले ड्रिंक करता है, शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो भी प्याज मिर्चा वगैरह उसको लेना होता है, उन सारी चीजों को लेकर के घर पे पत्नी के पास आता है। पत्नी थोड़ी नाराज थी। नालंदा कहती है सीधा नीरज से, जब तुम 2 लोगों को इनवाइट किए हो, घर पे खाना खाने के लिए बुलाए हो, और टाइम देख लो 8 बज रहे हैं, 8 बजे तब तुम मटन लेके आ रहे हो, अब ये कब बनेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो ये बताओ। नीरज गुस्से में आके कहता है देख ज्यादा बदतमीजी मत कर, जितना मैंने तुझसे कहा उतना तू कर, नहीं तो जब मेरा भी हाथ उठ जाएगा तो तुझको तेरी बेटी को दोनों को पीटूंगा, क्योंकि तुम दोनों लोग कुछ करना नहीं चाहते। नालंदा सहमी थी, डर गई। डर के मारे वो तुरंत पति के हाथ से मटन लेती है। मटन ले जा करके उसको अच्छे से धुलती वगैरह है। धुलने वगैरह के बाद प्रोसेस चालू कर देती है उसको बनाने के लिए। धीरे धीरे करके 1.5 घंटे और बीत गए। अब रात में तकरीबन 9:30 पौने 10 बजने वाले थे। उसके दोस्त जो नीरज के थे घर पे आके मौजूद थे। सारे लोग छत पे जाते हैं, बैठकर आराम से 10:30 पौने 11 बजे तक, यानी कि अप्रॉक्स 11 बज चुका था, 11 बजे तक ये लोग फिर से ड्रिंक करते हैं और मटन खा के खूब इंजॉय गम्मच करते हैं। 11:30 पौने 12 बजे के अप्रॉक्स उसके 2 दोस्त घर से बाइक लेकर चले जाते हैं। अब मामला यहां से शुरू होता है। नीरज नीचे आता है सीढ़ियों के रास्ते, और बेटी सोई हुई थी बरामदे में खाट लगा करके, और पत्नी अपने कमरे में सोई हुई थी। तो नीरज कहता है कि थोड़ा कमरे में अजीब तरह से आ रही है, झाड़ू पोछा नहीं होता है क्या, अपना तरह तरह की बातें करने लगता है। तो सीधा कहती है नालंदा, जब तुम सारा दिन शराब पियोगे, रात में भी पियोगे, हमेशा नशे में धुत रहोगे, तो तुम्हें खुशबू और बास समझ में कहां से आएगा। बास कमरे से नहीं, बास तुम्हारे शरीर से आ रही है। तुम जाओ चुपचाप दूसरे वाले कमरे में सो। अब नीरज थोड़ा गुस्से में आ गया और अपने पत्नी नालंदा से कहता है, तुझको तेरे पास सोने के लिए तरस थोड़ी रहा हूं, मुझे कुछ करना है, तो मेरी पत्नी है, मुझे तेरे पास सोना है। पत्नी गुस्से में आ जाती है, बदतमीजी बहुत हो गया, जो किए हो ड्रिंक किए हो जबरदस्त,
और खाए पिए भी हो, रात को 12 से ऊपर हो रहे, चुपचाप जाके सो, सुबह में हम बात करेंगे। नीरज गुस्से में आ गया, बहुत गुस्से में आ गया और पत्नी को 2-3 हाथ लगा दिया और यहां तक कि गला दबाने की, मारने की भी कोशिश करने लगा। किसी तरीके से पत्नी छटपटाई, गिड़गिड़ाई, उसके बाद पत्नी को उसने छोड़ा और पत्नी से कहा क्या हुआ। पत्नी ने कहा मेरा तबीयत बहुत खराब है और मेरे मासिक धर्म भी आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, सारी चीज चिल्ला चिल्ला कर बताऊं तब आप समझोगे, इतना तमीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास। अब नीरज कहता ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो मन है, मुझे चाहिए, अब तो मैं तेरे पास बगल में नहीं आऊंगा, बेटी को भेज मेरे कमरे में। ये बात जैसे ही नीरज अपने पत्नी के सामने, नालंदा के सामने कहता है, तुरंत नालंदा की आंखों से आंसू नहीं खून गिरने लगे। नालंदा एकदम घबरा गई, परेशान हो गई कि आज ये सच में एकदम राक्षस बन चुका है, हैवान जिसे कहते हैं। नालंदा गिड़गिड़ाने लगी। नीरज ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तूने आई बाई की, बेटी को नहीं भेजा कमरे में, तो मैं तुझे और तेरी बेटी को ही जिंदा जलाकर कमरे में खत्म कर दूंगा। नालंदा बड़ी अजीब, बहुत निवेदन करने लगी, बहुत कुछ करने लगी, लेकिन कहां सुनने वाला है एक नशेड़ी पति नीरज। करीब घंटों तक बहस चला, रात में 1 से ऊपर हो चुके थे। नीरज का भी थोड़ा नशा जो था हल्का फुल्का स्लो हो रहा था, लेकिन नीरज अपनी बातों पे अडिग था। पत्नी को फिर उसने कई बार मारा, लेकिन पत्नी क्या करे, पत्नी ने सीधा कहा चाह बेटी तेरी है, जो तुझे राक्षसपन करना है जा कर ले। नीरज जाता है बेटी के पास, उसको जगाता है और कहता है मेरे कमरे में आप, पैर दबा मेरा। बेटी सो के उठ नहीं रही थी, नीरज उसको जबरदस्ती उठाया, उठाने के बाद उसको अपने कमरे में हाथ पकड़कर खुद लेके गया और कहता है मैं सो रहा हूं और तू मेरा पैर दबा। बेटी पैर दबा रही थी कि नीरज तुरंत जबरदस्ती बेटी से कहता है कि तू जा सोने, और तेरा सोने का मन है नहीं, यही चुपचाप सो जा। बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, आपने मुझे बुलाया, फिर 5 मिनट पैर दबवाए, फिर क्यों भेज रहे हो, क्या मामला है, पागल हो गए हो, आपसे कहती हूँ शराब मत पिया करो। तमाम प्रकार की बात बेगा बेटी करने लगे। अब नीरज थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करने लगा। उसके बाद बेटी को अंदर फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पैर दबा, कहीं नहीं जाना है, और खड़ा होकर खुद किंडी लगाता है। बेटी जब इस चीज को देखने लगती, कहती है ये क्या कर रहे हो पिताजी, पागल हो गए हो क्या, ये क्या चल रहा है, किंडी क्यों लगा रहे हो, क्या मामला है, मैं भी शोर मचाऊंगी। इतना कहती है जैसे तैसे खुद उसका बाप उसको हाथ से एक झापड़ तेजी से लगाता है। अब वो सनक जाती है बेटी कि आज सच में उसके बाप को क्या हुआ है, और फिर वो अपनी बेटी के साथ कमरे में जबरन गलत काम कर देता है। गलत काम करने के बाद बेटी परेशान हो जाती है, बैठ के रो रही थी। 2 घंटे के बाद, जब यानी कि सुबह के करीब होने वाले थे 3:30 पौने 4, फिर नीरज उठता है और फिर बेटी के साथ वो गलत काम करना चाह रहा था। गलत काम करना ही चाह रहा था कि उसका कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही थी बेटी से, वो जो कराने की कोशिश कर रहा था बेटी वो कर नहीं रही थी, और गुस्से में आकर के बेटी ने उसी दिन ऑन स्पॉट फैसला ले लिया, प्राइवेट पार्ट को ही दांत से काट के अलग कर दिया। वो तड़फता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बेटी ने नहीं सुना। यहां तक कि मां भी आई, नालंदा, उसने भी देखा, और दोनों बेटी और मां मिल करके नीरज की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बेटी और मां दोनों बैठ के कमरे में सोच रहे थे कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। सुबह हो जाती है कुछ घंटों के बाद। माँ और बेटी बैठे थे कमरे में और रो रहे थे। कभी इनके दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना इसकी लाश को जला देते हैं, कभी मन कर रहा था कि घर में ही कोई खड्डा खोद किसी घर में ही दफना देते हैं, कभी मन कर रहा था टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर करके कहीं पानी में फेंक देते हैं। तरह तरह की चीजें चली रही थी कि इधर उजाला होता जा रहा था। सुबह में कोई व्यक्ति गांव का ही आता है कुछ काम से, चूंकि उसने शाम को ही नीरज को चौराहे पे देखा था, तो नीरज से मिलने के लिए आता है। पोल यहीं से खुल जाता है। धीरे धीरे करके वो घर में जाता है, देखता है बेटी और माँ की हालत, उसको थोड़ा अजीब लगता है। अब वो जाके गांव में 2-4 लोगों से कहता है, इसी तरीके से माहौल बन जाता है। माहौल बनने के बाद किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, और सूचना पाकर पुलिस जब पहुंचती है घर पे, तो माँ और बेटी को गिरफ्तार करती है और नीरज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद माँ और बेटी को थाने में ले जाकर के उससे पूछताछ किया जाता है। उसके बाद रोते हुए
माँ और बेटी ने पूरी कहानी थाना अध्यक्ष के सामने, थानेदार के सामने सुनाई। अब थानेदार खुद नहीं समझ पा रहा था कि इस माँ और बेटी को सच में छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए। थानेदार सोच रहा था कि माँ और बेटी तो सच में गुनहगार है, इनको छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन कानून के आगे मजबूर था। कुछ ना कुछ सोचते हुए थानेदार को एफआईआर दर्ज करना पड़ा माँ और बेटी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको न्यायालय भेजा जाता है। न्यायालय में सुनवाइयां चल रही थी। कुछ ही दिनों के बाद माँ और बेटी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, बिना किसी सजा के, मामूली से जुर्माने को दे करके। ऐसे न्यायालय को नमस्कार और सलाम है कि न्याय में कुछ ऐसी ही न्याय होनी चाहिए कि उसको अच्छे से समझा जाए और समझ और बूझ कर फिर किसी को न्याय दिया जाए या फिर जेल भेजा जाए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार कमेंट करना। बेटी बेदा जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने जो फैसला लिया अपने पिता को लेकर के, क्या वो फैसला सही था या गलत, आप कमेंट करना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।